नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। ईरान के राष्ट्रपति की प्लेन क्रैश में मौत, उपराष्ट्रपति बने अंतरिम राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर से मिली मंजूरी। लुइस एबिनेडर बने डोमिनिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति। हैती के साथ अवैध प्रवासन को लेकर अपनाया था कठोर रवैया, कैरेबियन सागर में स्थित है डोमिनिक रिपब्लिक। और बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट हुई जारी, WHO ने पेश की लिस्ट, AMR से निपटने में निभाती है भूमिका। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। आज न्यूज एट 9 के 500 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। पहले एपिसोड से लेकर 500वें एपिसोड तक के सफर में साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम आपको पसंद आता रहेगा और हम आपके लिए रोज रात 9 बजे जरूरी खबरें पेश करते रहेंगे। ये मौका एक माइलस्टोन है, इसलिए न्यूज एट 9 में एक नए सेक्शन टर्म ऑफ द डे की शुरुआत की जा रही है। टर्म ऑफ द डे में हम किसी एक टर्म से आपको रूबरू करवाएंगे जो किसी न किसी वजह से खबरों में रहा हो और एग्जाम के लिए जरूरी हो। यह सेक्शन आपको रैपिड न्यूज के बाद मिलेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट से एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। उनके काफिले में ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अजरबैजान की सीमा के नजदीक अरास नदी पर बने किज कलासी डैम का उद्घाटन करने गए थे। ये डैम अजरबैजान और ईरान के बीच सबसे बड़ा ज्वाइंट वाटर प्रोजेक्ट है। डैम की लोकेशन ईरान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में पड़ती है। इब्राहिम रईसी का काफिला इसी पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी तबरेज की तरफ लौटने वाला था। यहां पर एक बात समझ लीजिए, अजरबैजान एक देश है जिसके साथ मिलकर ईरान ने डैम बनाया है। वहीं पूर्वी अजरबैजान ईरान में ही स्थित एक प्रोविंस यानी प्रांत है। इससे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार आप ईरान की ज्योग्राफी को समझिए तो अजरबैजान और ईरान की इक्वेशन को समझ पाएंगे। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसके उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थित है। उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही किज कलासी डैम बनाया गया है। ईरान की जलवायु काफी परिवर्तनशील है। इसके उत्तर पश्चिम में भारी बर्फबारी के साथ तेज ठंड होती है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में हेवी फॉग के चलते ईरानी राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की घटना हुई है। तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में स्थित देश हैं। वहीं इराक और तुर्की से ईरान की पश्चिमी सीमा लगती है। जलीय सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। वहीं दक्षिण की तरफ ये देश पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से घिरा है। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर देश होने का दावा करता है। बीते दिनों ईरान इजराइल पर पहली बार डायरेक्ट हमले के चलते भी खबरों में था। यह हमला इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किया गया था। जाहिर है कि ईरान और इजराइल के बीच का टसल अभी लंबा चलेगा। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत कई तरह के संकट की स्थिति बना सकती है। जैसे ईरान में सत्ता में फेरबदल होगा तो नई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। दूसरा, जब से प्लेन क्रैश की खबर आई है एक एजेंसी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो कि अपने खुफिया ऑपरेशंस के चलते दुनिया भर में जानी जाती है। अभी ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन अगर इन कयासों में कुछ भी हकीकत हुआ तो इजराइल और ईरान के खराब संबंध और बदतर स्थिति में चले जाएंगे जो पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा। मिडिल ईस्ट के इस संकट में यूएसए इजराइल के सहयोगी के तौर पर शामिल होता है, जिससे पूरे विश्व की भू राजनीति पर असर दिखाई देता है। इब्राहिम रईसी की मौत ईरान के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुई है। अगर ईरान में राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है तो इसके लिए ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 में प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति की मौत पद पर रहते हुए हो जाती है तो पहले उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में मोहम्मद मोखबर हैं, वे अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की सहमति होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक परिषद 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर निर्णय लेती है। परिषद में उपराष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, न्यायपालिका के अध्यक्ष शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी ईरानी राष्ट्रपति के पद पर साल 2021 में चुने गए थे। अगले राष्ट्रपति चुनाव साल 2025 में आयोजित होने वाले थे।
अब नई बनी स्थितियों में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में संभावित है। इस पूरी स्थिति से एक बात और जाहिर होती है कि ईरान में एक सुप्रीम लीडर का भी पद है। देखिए, ईरान में राष्ट्रपति पद से ऊपर भी एक पद है जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं। देश के सभी मामलों में फैसला लेने का अंतिम अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होता है। आइए जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर में आखिर फर्क क्या है। सुप्रीम लीडर, जिसे शिया इस्लामी धर्मशास्त्र में वेलायत फकीह के नाम से जानते हैं, सुप्रीम लीडर ही ईरान में अंतिम शासक होता है और देश से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उसी को होता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर पद की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का प्रमुख और कमांडर इन चीफ भी होता है। सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त है कि सिर्फ पुरुष ही इस पद पर आसीन हो सकता है। ईरान में जिस प्रकार का इस्लामिक कानून है, उसके अनुसार सुप्रीम लीडर के पद पर केवल एक उच्च रैंक वाले शिया धर्मशास्त्री को ही बैठाया जा सकता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई 1989 से सत्ता में हैं। वे न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करते हैं, बल्कि सेना, न्यायपालिका, संरक्षक परिषद यानी गार्जियन काउंसिल और राज्य मीडिया को भी वही निर्देशित करते हैं। इसके अलावा उन्हें सीधे सरकार और न्यायपालिका के काम में भी दखल देने का अधिकार है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति को नागरिकों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संसद में शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की आधिकारिक स्वीकृति हासिल करने की जरूरत होती है। डोमिनिक रिपब्लिक में राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर को दोबारा निर्वाचित किया गया है। लुइस एबिनेडर भ्रष्टाचार रोधी मुहिम और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के कारण बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि हैती मूल के लोगों के प्रति उनके कठोर रवैये और हैती से आने वाले प्रवासियों के प्रति कठोर नीतियों के चलते एबिनेडर सरकार की आलोचना भी होती रही है। देखिए, डोमिनिक रिपब्लिक और हैती कैरेबियन सागर में स्थित मध्य अमेरिकी देश हैं। हैती और डोमिनिक रिपब्लिक दोनों हिस्पानियोला द्वीप पर स्थित हैं। हैती इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से में तो डोमिनिक रिपब्लिक पूर्वी हिस्से में है। लेकिन डोमिनिक रिपब्लिक की आर्थिक स्थिति हैती से बिल्कुल विपरीत है। पश्चिमी गोलार्ध के देशों में हैती सबसे गरीब है क्योंकि इसकी 80% आबादी गरीबी स्तर से नीचे रहती है। इसके अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में योगदान करते हैं और निर्वाह खेती में काम करते हैं। वहीं डोमिनिक रिपब्लिक को मिडिल इनकम नेशंस में शामिल किया जाता है। IMF के मुताबिक ये देश आने वाले 40 सालों में एडवांस इकोनॉमीज की सूची में शामिल हो सकता है। अब दोनों की आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा अंतर होने के चलते हैती के लोग इलीगल तरीके से डोमिनिक रिपब्लिक में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात डोमिनिक रिपब्लिक के लोगों को पसंद नहीं। जाहिर है, कोई भी देश क्यों चाहेगा कि उनके संसाधनों का फायदा दूसरे देश के लोग उठाएं। तो इससे डोमिनिक रिपब्लिक के लोग परेशान रहते हैं। लोगों के इस मन को भांपकर साल 2020 में लुइस एबिनेडर सत्ता में आए थे। पावर में आते ही उन्होंने हैती की सीमा के साथ 164 किलोमीटर लंबी कंक्रीट वॉल बनवाना शुरू किया, जिससे हैती से आने वाले अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों को रोका जा सके। आंकड़ों की माने तो उन्होंने 2023 में 2.5 लाख से अधिक प्रवासियों को निर्वासित किया था। आपने कई बार खबरों में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा। इसे लेकर इंसानी स्वास्थ्य पर बढ़ रही चुनौतियों की चर्चा अक्सर की जाती है। अब खबर आ रही है कि इस चुनौती से निपटने के लिए WHO ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल WHO ने अपडेटेड BPPL यानी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट जारी की है। इसका मकसद नई एंटीबायोटिक दवाओं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गाइड करना है, जिससे भविष्य में AMR के लिए भी इलाज उपलब्ध हो। देखिए, AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटी माइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जबकि ये दवाएं इन्हें ही खत्म करने के लिए भी हैं। तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो गया और उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा दे दी गई, लेकिन अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है, यानी उस बैक्टीरिया ने दवा से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्रिएट कर लिया है। अगर AMR के बढ़ते संकट की वजह की बात करें तो इंसान से लेकर जानवरों और पौधों तक में एंटी माइक्रोबियल्स का बेहिसाब इस्तेमाल किया गया है। लोग सामान्य बुखार में भी बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। साथ ही कई बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवाओं के कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करते।
इसके अलावा भी हर सेक्टर में एंटीबायोटिक दवाओं के बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इस्तेमाल होता है। WHO द्वारा जारी BPPL लिस्ट में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, जिन्हें क्रिटिकल प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी नाम दिया गया है। क्रिटिकल प्रायोरिटी लिस्ट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया को जगह दी गई है। ये सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। माइकोबैक्टीरियम TB के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। वहीं हाई प्रायोरिटी लिस्ट में वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस, एंटेरोकोकस फेशियम और मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे इन्फेक्शन को शामिल किया गया है। वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फेशियम को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। वहीं मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट में उन बैक्टीरियाज को शामिल किया गया है जो उच्च रोग बोझ का कारण बनते हैं। ये विशेष रूप से वल्नरेबल सेक्शन को प्रभावित करते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि भारत उन सभी वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा लेगा जो वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देते हैं। उनका इशारा अगले महीने आयोजित होने वाले G7 और यूक्रेन पीस सम्मेलन की तरफ था। G7 का सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के बीच इटली में आयोजित होना है। वहीं यूक्रेन पीस सम्मेलन 15 से 16 जून के दौरान स्विट्जरलैंड में। भारत यहां पर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के तौर पर शामिल होगा। देखिए, ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद हैं। भारत लंबे वक्त से ग्लोबल साउथ के देशों की वकालत करता रहा है। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में भी भारत ने इन देशों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था। इससे पहले जनवरी 2023 में भारत ने यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस थीम के तहत पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल तौर पर आयोजन किया। इस समिट का मकसद ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को मजबूती से उठाना था। भारत का मानना है कि वर्तमान में मौजूद प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल साउथ के मुद्दों के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर एक और बात नोट कर लीजिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन साल 2003 से भारत को कई बार G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में इटली में आयोजित हुए G7 सम्मेलन के जो सालाना सम्मेलन होता है उसमें हिस्सा लेने गए थे। ऐसे ही 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इटली में आयोजित G8 सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दरअसल पहले G7 समूह G8 हुआ करता था, इसमें रूस भी शामिल था। इसे G8 के नाम से जानते थे। 2014 तक भी रूस इस समूह का हिस्सा था, लेकिन रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया, इसे संगठन से बाहर कर दिया गया और फिर ये G7 हो गया। आपको बता दें, G7 में UK, USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल होती हैं। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कैल्शियम कार्बाइड एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है CaC2। इसका उपयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए होता है। यह मुख्य रूप से एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इन सब्सटेंसेस को आम बोलचाल की भाषा में मसाला नाम से भी जाना जाता है। इनकी मौजूदगी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, उल्टी इत्यादि। भारत में फल पकाने के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग को अनुमति दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने आम और अन्य फलों को पकाने के लिए एथेफॉन 39% SL को भी मंजूरी दी है। जंगलों से लुप्त प्राय इबेरियन लिंक्स की संख्या 2020 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। इसके संदर्भ में स्पेन सरकार ने जानकारी दी। 2023 में की गई गणना के अनुसार इबेरियन लिंक्स की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। यदि इबेरियन लिंक्स की बात करें तो यह दुनिया की सबसे लुप्त प्राय बिल्ली की प्रजातियों में से एक है। यह 4 लिंक्स प्रजातियों में सबसे छोटी है। इबेरियन लिंक्स अपने नुकीले कानों, लंबी टांगों और तेंदुए जैसे धब्बेदार फर के लिए जानी जाती है। एक समय यह प्रजाति पूरे इबेरियन प्रायद्वीप में फैली हुई थी, लेकिन अब यह स्पेन और पुर्तगाल में सीमित रूप में पाई जाती है। इबेरियन लिंक्स को IUCN द्वारा लुप्त प्राय माना गया है और साइट्स ने परिशिष्ट 2 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया है। 17 मई को फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के मौके पर 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का
उद्घाटन किया गया। लालन शाह अपने समय के एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित थे। 1774 में उनका जन्म आधुनिक बांग्लादेश के जेनाइदाह जिले के होरिशपुर में हुआ था। उन्हें बांग्लादेश और भारत की बाउल परंपरा का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसे लोगों को प्रेरित और प्रभावित किया। भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की योजना बना रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें मध्य और उत्तरी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 29 मई 2014 को अस्ताना में यूरेशियन आर्थिक संघ संधि द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देशों में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। यूरोपीय संघ के विपरीत EAEU की कोई साझा मुद्रा नहीं है तथा EAEU की शक्तियां भी काफी सीमित हैं। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने जापान के कोबे में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने न सिर्फ इसे जीता बल्कि महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 55.06 सेकंड में रेस पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में कई और नाम शामिल हैं, जैसे निशात कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता, प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 श्रेणी में 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एथलीट योगेश कुथुनिया ने पुरुषों की F56 श्रेणी में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय खिलाड़ी निकहत जरीन और मीनाक्षी ने एलोर्डा कप 2024 में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते और भारतीय टीम ने एलोर्डा कप को 12 मेडल के साथ समाप्त किया। इन मेडल्स में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और इन मेडल्स की सूची में 4 मेडल भारतीय पुरुषों ने जीते जबकि 8 भारतीय महिलाओं ने। अब यदि हम एलोर्डा कप की बात करें तो यह एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीता। इस जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी को हराया। यह इस भारतीय जोड़ी का 2024 का दूसरा खिताब है। इससे पहले इस जोड़ी ने मार्च 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टर्म ऑफ द डे में आज का टर्म है वोटिंग फ्रॉम होम। देखिए, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों में पहली बार वोटिंग फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत 85 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन और 40% बेंचमार्क वाले पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को घर से वोट करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा का लाभ लेना ऑप्शनल है, मतलब अगर लोग चाहें तो पोलिंग बूथ पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा यह सुविधा चुनावों को समावेशी बनाने के मकसद से शुरू की गई है। देश भर में 81 लाख से ज्यादा 85+ ईयर के सीनियर सिटीजन मतदाता हैं और 90 लाख से अधिक PWD मतदाता पंजीकृत हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा हिस्पानियोला द्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या फिर लेब्राडोर सागर। दूसरा प्रश्न है, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्राजील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिनामाटा संधि पारे के प्रदूषण से संबंधित है। GEF का गठन पेरिस समझौते के दौरान हुआ था और बताना था कि कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। अगला प्रश्न था, डेंगू बुखार का कारक एक मच्छर जनित वायरस है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, निपा वायरस या फिर फ्लेवीराइबो वायरस। और सही जवाब है विकल्प डी, फ्लेवीराइबो वायरस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।